नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय पर्यटकों, नागरिकों और बच्चों से बातचीत की। वहीं सीएम ने चाय की दुकान में चाय बनाकर चाय का स्वाद भी लिया। साथ ही मानस खंड मिशन के तहत नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य की समीक्षा भी करते नजर आए। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि 11 करोड़ की स्वीकृति के बाद तेजी से विकास जारी है। बता दें कि सीएम धामी ने डीएसए मैदान और वलिया नाला और साथ ही ठंडी सड़क पर भूस्खलन सुरक्षा कार्यों को भी तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैनीताल से, जहां पर मॉर्निंग वॉक के दौरान आज मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करते नजर आए, उनकी समस्याएं सुनी और कहीं ना कहीं फीडबैक भी लेते नजर आए कि विकास कार्यों में कितनी तेजी से काम चल रहा है। तो वहीं अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कार्य तेजी से पूरा किया जाए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुद चाय बनाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री और उसके बाद चाय की स्वाद लेते हुए और बच्चों से बातचीत करते हुए यहाँ मुख्यमंत्री धामी बातचीत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि जिस तरीके से नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री और लोगों के बीच जा पहुंचे। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पूरे वर्ष भर देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ चार धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। तो उसी कड़ी चाहे यहाँ कैची धाम हो या नैना देवी मंदिर हो या हमारे गोलजू कॉरिडोर बनाने की परियोजना पर काम जिस पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारे अनेक स्थान, चाहे बैजनाथ धाम हो, बागनाथ हो, हाटकाली का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सभी स्थानों को बढ़ाया जा रहा है। माँ बाराही का स्थान हो, पूर्णागिरी हो, चैती मंदिर हो, सभी को, और जो हमारे अन्य भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में, पुराना जो हमारा पौराणिक है उसको बनाते हुए, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड राजभवन में एआई मिशन 2025 के तहत उद्भव 2025 कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मौजूदगी में संविधान दिवस की शपथ और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं राज्यपाल ने एआई पॉलिसी सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हुए कहा कि एआई भविष्य की दिशा है और 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में 25 संस्थानों ने हिस्सा लिया है और साथ ही डाटा लॉन्चिंग भी हुई है। आज अत्यंत खुशी है कि आज पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर उत्तराखंड का एआई मिशन 2025 को लॉन्च किया है। पूरे बहुत ही एक तरतीबवार तरीके से एआई मिशन को फॉर्म किया गया था, मिशन की पॉलिसी बनाई गई थी और न जाने कितनी चर्चाएं इसके ऊपर में हुई। इसके अलावा हैकाथॉन, एप्लीकेशन और एआई के इलाके के अंदर में बहुत कंपटीशन भी किए। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उनको सम्मान किया, उस आइडियाज को आज सम्मान दिया जिन्होंने हमारी चुनौतियों के सॉल्यूशन को एआई तरीके से एक सफलता दी है। इसके अलावा 25 संस्थाओं ने इसके अंदर में हिस्सा लिया था। उनमें से 5 संस्थाओं को, उनके प्रोजेक्ट्स को भी सुना कि किस प्रकार उन्होंने हमारे शासन, प्रशासन और गवर्नेंस के तरीकों के और जो भी हमारी चुनौतियां हैं उसके लिए किस प्रकार से उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी अगस्त के महीने में उत्तराखंड एआई मिशन लॉन्च की, तो आज हम लोगों ने पॉलिसी उसका लॉन्च किया है और ये पॉलिसी में अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, एकेडमी के लोग
और इंडस्ट्री के लोग ये इसमें अपने व्यूज़ दें, अपने सुझाव दें, उसको इनकॉर्पोरेट करके हम लोग फाइनल पॉलिसी लेके आएंगे। साथ ही आज हम लोगों ने डेटा शेयरिंग की भी पॉलिसी आज लॉन्च की है और उस पर भी उनके व्यूज चाह रहे हैं हम, क्योंकि आप सभी जानते हैं AI के इंजन्स को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा चाहिए और इसको किस तरह से हम डेवलपेबल करा सकते हैं इसके संबंध में उस पॉलिसी में बताया गया है। सो आई एम होपफुल कि आगे के दिनों में हम और अच्छा काम कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो वही साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के नेता उनके पाले में आएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चोरी पर निर्भर है और इसी कड़ी में गणेश गोदियाल ने जनता से सेकंड लीडरशिप चोरी की बीजेपी की कोशिश को नाकाम करने की भी अपील की। ये तो हमारी इस बात को सत्यापित करता है कि वो चोरी से चुनाव जीतते हैं, चाहे वो वोट चोरी से और चाहे वो कैंडिडेट चोरी से। मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, वो हमारे कैंडिडेट पर नजर है कि सेकंड लीडरशिप को हम चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन चोरों को सबक आपकी ताकत सिखा सकती है। हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, नागरिक हैं इस प्रदेश के, उनके पास वो ताकत है कि वो चोरों को सबक सिखा सकते हैं। इसलिए अगर उनकी ये मंशा है, जैसा आप पूछ रहे हैं उनकी ये मंशा है कि वो हमारी सेकंड लीडरशिप को हाइक करके, उनको चोरी करके, जिसको उठाईगीर कहते हैं, ऐसे काम करके अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो उनको सबक हमारी जनता ही सिखा सकती है। आपको बताएं कि साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी चोरी से जीतना चाहती है, गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। तो वहीं देहरादून में जब 2027 चुनाव की तैयारियां तेज है, गणेश गोदियाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जनता से अपील करते हुए लाजमी ये कहते हुए नजर आए कि चोरी को सबक सिखाएं, सेकंड लीडरशिप चोरी को रोकने का आह्वान करते हुए जनता से नजर आए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस द्वारा ये विशेष मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि इसका कोई फायदा होता हुआ कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद गणेश गोदियाल का ये कहना और बीजेपी पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगाना और कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आए गणेश गोदियाल की बीजेपी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अगर सुना जाता है तो बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस के कई नेता और कई ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि हरिद्वार में आंगनबाड़ी महिलाओं के आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान हमारे संवाददाता हर्ष सैनी ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव, प्रीतम सिंह के नेतृत्व और धर्मपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अपनी राय साझा की। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव प्रबंधन समिति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हरक सिंह रावत जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कर्मचारी महिला जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, इनके धरने पर पहुंचे हैं, किस प्रकार से? लेकिन इनकी मांग जायज है। आज इतनी महंगाई हो गई है कि 9,000 और 5,000 इनको मासिक वेतन मिलता है। इतना काम इनसे लिया जाता है कि वोटर लिस्ट बनाना है, कोई सरकारी कोई कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का दौरा है, सब जगह भीड़ जुटाने का काम, प्रधानमंत्री का भी कोई दौरा हरिद्वार में हो जाएगा, गढ़वाल में हो जाएगा, कुमाऊं में हो जाएगा, तो भीड़ जुटाने का काम भी इन्हीं से लिया जाता है। तो सारे काम इनसे ले जाते हैं और इनको अगर आज सैलरी के रूप में अगर आज इनको केवल साय को 5,000 रुपये, उसको जो है सुपरवाइजर को 9,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को। यार सोचने का विषय वही। सर, हाल ही में प्रदेश संगठन में बदलाव हुआ है, कांग्रेस में आपको चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कितनी बड़ी चुनौती 2027 के लिए? देखिए, बहुत चुनौती है, राजनीति में हमेशा चुनौती होती है और मैं तो बचपन से छात्र राजनीति से आया हूँ। मैंने शिक्षक राजनीति की है और इस उत्तराखंड में अगर आंदोलन, केवल उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत आंदोलन मैंने किए हैं। सामाजिक आंदोलन किए, बलि प्रथा के खिलाफ मैंने आंदोलन किए, धारी देवी में बलि प्रथा बंद करने के लिए मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। मैंने कलजिखाल ब्लॉक में, जहाँ तीरथ रावत का गांव है मुंडेश्वर में, वहां बलि प्रथा के लिए मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो मेरा तो जन्मी संघर्ष हुआ है। मैं तो सिपाही का बेटा हूँ, मैं सैनिक कल्याण मंत्री रहा हूँ, मैं सैनिक विभाग का प्रोफेसर रहा हूँ, मैं लेफ्टिनेंट से 10 साल, जहाँ गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर 10 साल वहां से विधायक रहा हूँ। और इसलिए मैं संघर्ष, हमारी खून के बूंद बूंद में संघर्ष लिखा है।
और इसलिए चुनौतियां हैं, संघर्ष है, लेकिन आज जिससे हर कर्मचारी, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब लोग परेशान हैं। सर आखिरी सवाल लेंगे आपसे। चर्चा है कि धर्मपुर विधानसभा से आपके चुनाव लड़ने की चर्चा है, सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव कहां से पार्टी लड़ाएगी ये पार्टी को तय करना है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पार्टी मुझे जहां भी जो भी आदेश करेगी, मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी के आदेश पर, पार्टी के निर्णय पर 100% खरा उतरने की कोशिश मैं भरसक कोशिश करूंगा। बाकी देखिए, सर हरीश रावत जी ने भी हाल ही में बयान दिया था कि प्रीतम सिंह जी को नेतृत्व करना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, वो देखिए, मैं बोलूं कोई बोले, ये तो पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना है। हरीश भाई ने भी अच्छा कहा, प्रीतम हमारे भाई हैं, उनको भी जिम्मेदारी मिली है, उनको भी जिम्मेदारी मिली है, वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष है, तो उनको भी जिम्मेदारी मिली है। सबको देखिए, पार्टी ने सबकी क्षमताओं को देखते हुए निर्णय, जिम्मेदारी दी है, और पार्टी का, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसे फौज में कोई भर्ती हो जाता है तो सिपाही है, तो उसको तो ऑर्डर का पालन करना होता है, तो हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हमारा फर्ज है कि अपने पार्टी हाईकमान का आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है। तो ये थे हरक सिंह रावत, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, हरिद्वार पहुंचे थे अपने सहयोगी के साथ। निहर सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। तो वहीं धर्मपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस में सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वहीं बूथ नंबर 74 में हरीश रावत का संवाद कार्यक्रम और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी इस सीट को पार्टी के भीतर हॉट सीट बना रही है। बता दें कि धर्मपुर में पहाड़ी, मुस्लिम और विस्थापित वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इसी को लेकर कांग्रेस के लिए यह क्षेत्र सामाजिक संरचना और मतदाता इतिहास के लिहाज से मुफीद माना जा रहा है। ये है, अच्छी बात है। जिन लोगों को वहाँ के कार्यकर्ता कहेंगे उसी को लड़ाएंगे, जो जीत सकता होगा उसी को लड़ाएंगे। अभी लोग अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, यदि कुछ लोग, तो अच्छा लगता है। धर्मपुर में प्रयास कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है कि धर्मपुर में ज़्यादा लोग इच्छुक हैं। तो उस सीट से मेरा 2009 से लगातार संबंध रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि धर्मपुर से बहुत लोग उम्मीदवार हैं। मिलाकर धर्मपुर सीट पर अब कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत का ये कहना कि कांग्रेस का विजन 2027 क्लियर है और धर्मपुर से देखना होगा कि कौन से ऐसे नेता है जिन्हें खड़ा किया जाता है। चुनाव से पहले हालांकि हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। धर्मपुर सीट पर कांग्रेस में जिस तरीके की स्थिति है वो ये दिखाता है कि कहीं कांग्रेस में ही अंतरकलह ना हो जाए सीट के कारण, और देखना यह भी होगा कि जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं साल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से, कहीं उसी को लेकर आगामी दिनों में किसी तरह की कलह दिखाई ना दे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से तस्वीरें हमेशा सामने आती हैं अंतरकलह की, और अब तो ज्यादा सामने आने लगी है। बढ़ चढ़कर एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कहिए या फिर प्रदर्शन कहिए करते हुए नजर आते हैं। धर्मपुर सीट पर अब देखना होगा कि कांग्रेस में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, क्योंकि हरीश सिंह रावत ने तो मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि ये बताया जाता है कि धर्मपुर सीट जो है काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। अगर क्षेत्रीय देखें, मुस्लिम वर्ग देखें यहाँ पर, तो देखना होगा। तो वहीं देहरादून में 28 और 30 नवंबर तक विश्व आपदा प्रबंधन यूकास्टा की तरफ से शिखर सम्मेलन और 20वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्राफिक यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और तकनीकी नवाचार पर मंथन किया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विश्व सम्मेलन है और आपदा प्रबंधन पे है, क्लाइमेट चेंज और एक्शन और प्रिपेयर्डनेस पे है। दुनिया के लोग इसमें आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह है दुनिया के बीच में किस तरह से सहयोग हो, जो सबसे आवश्यक है, और कम्युनिटीज़ को हम, समुदाय को हम किस तरह से ज़्यादा सशक्त करें। वो चाहे गांव देहात से लेके एक तो पूरा का पूरा वो है, और दुनिया भर को जोड़ने की ये एक पूरा का पूरा मुहिम है जिसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। 28 तारीख से
30 तारीख तक इसका आयोजन है। 28 इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन भी है, क्योंकि इस दिन सिलक्यारा विजय अभियान से हम इसको जोड़ते हैं। जो 2 वर्ष पूर्व में हमारे 41 श्रमिक भाई 17 दिन टनल में थे, बाहर निकले सभी सुरक्षित, तो हम आपदा प्रबंधन के लिए उसको बहुत विशिष्ट मानते हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन पर 6 उच्च स्तरीय सत्र का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय आयोजन होने वाला है कार्यक्रम का, और ग्राफिक यूनिवर्सिटी में कई वरिष्ठ अतिथि शामिल होते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि 13 विशेष तकनीकी सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर कितना फोकस देखने को मिलता है, और ये 20वां राज्य विज्ञान सम्मेलन विज्ञान प्रगति को नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। और कई छात्र छात्राओं के साथ विशेषज्ञ जब शामिल होंगे तो उत्तराखंड में हम हमेशा देखते हैं आमतौर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर हो, फिर चाहे आपदा प्रबंधन को लेकर हो, कमेटियों का गठन किया जाता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के अंदर संचालन किया जाएगा, शिखर सम्मेलन होगा वैश्विक स्तर पर, तो छात्रों को और आमजनों को कितनी उसके बारे में जागरूकता दी जाएगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं हरिद्वार के फाउंड्री चौक पर ट्रेड यूनियनों ने सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मोटरसाइकिल रैली निकालकर श्रमिकों ने आक्रोश जताया और नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि नए श्रम कोड मजदूरों के अधिकार कमजोर करते हैं। यूनियन ने चारों श्रम कोड तत्काल वापस लेने की मांग भी दोहराई है। जब से देश आजाद हुआ था उसके उपरांत श्रमिकों के लिए कुछ कानून उनकी सेफ्टी के लिए सरकार द्वारा बनाए गए थे, उस तत्कालीन सरकार के द्वारा। लेकिन आज वर्तमान में जो देश में सरकार बैठी हुई है, मजदूर विरोधी, आमजन विरोधी, पूंजीपतियों की जो सरकार बैठी हुई है, वो मजदूर को पूरी तरह से कुचलना चाहती है। उसी संदर्भ में उन्होंने 2019 से श्रम कानूनों में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ 19 में प्रारंभ किए श्रम कानूनों में परिवर्तन, और कुछ 20 में किए, और उन 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम कोड में परिवर्तित किया। और वो 4 श्रम कोड पूरी तरह से कंपनी मालिकों के पक्ष में बनाए। मजदूर के समस्त अधिकार, बोलने के, लड़ाई लड़ने के, रेगुलर भर्ती करने के और मजदूरी तय करने के तमाम अधिकार समाप्त कर दिए गए, जिसको लेकर पूरे देश का मजदूर आक्रोशित है। और पूरे देश में बीएमएस को छोड़कर तमाम संगठन एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर एक कार्यक्रम आज 26 तारीख के लिए विरोध प्रदर्शन का सेंटर से घोषित किया गया था। उसी कड़ी में हमने सीएफएफपी गेट पर बीएचएल हरिद्वार में आज नारेबाजी कर, प्रदर्शन कर एक पुतला दहन किया है, और हम सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो, अपने अधिकारों की बात कहने के लिए, और उस जो 4 श्रम कोड लागू किए हैं उनको निरस्त किया जाए, और जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए। इसके लिए हम वहां पर जा रहे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हरिद्वार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ा अपडेट, प्रदेश प्रभारी को चिट्ठी भेजकर इस्तीफा दिया है। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी संगठन टूटने की कगार पर। साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी संगठन टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। जिला अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बार बार प्रदेश अध्यक्ष बदलने की वजह बताई जा रही है। इसका कारण हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश प्रभारी को चिट्ठी भेजकर यह इस्तीफा सौंपा गया है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में टिकट की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसके चलते प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि पार्टी का पहला लक्ष्य सरकार बनाना है और टिकट केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके जीतने की संभावना होगी। साथ ही धर्मपुर समेत कई सीटों पर कई कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिसको लेकर हरक सिंह रावत ने बताया कि जमीनी रिपोर्ट हाईकमान को दी जाएगी और अंतिम निर्णय वही लेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं अपने पार्टी के, देखिए मेरे को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मेरा कितना ही करीब हो कोई, कितना ही करीब कोई मेरे हो, अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है तो मैं कम से कम पार्टी, देखो निर्णय तो पार्टी हाईकमान को लेना है, लेकिन मैं पार्टी हाईकमान के सामने हर विधानसभा सीट पर, मैंने गोदयाल जी से बात करी है, मैंने प्रीतम भाई से बात करी, मैंने कहा हमारा पहला प्रयास होगा कि कांग्रेस सरकार लगे, जो जीतने की स्थिति में होगा। धर्मपुर में
ये तो अच्छी बात है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हर सीट पर जो है 5 साल लोग टिकट मांग रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। ये इस बात का परिचायक है, संकेत है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। अगर कांग्रेस का टिकट नहीं तो भाई साहब, अगर पार्टी ग्राफ डाउन जाता है ना तो टिकट चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो वहीं किच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीडीओ द्वेष शासनी ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने एमसीएच विंग और लेबर रूम, इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवा वितरण कक्ष और वार्डों का विस्तार से निरीक्षण किया। इसी कड़ी में मुख्य विकास अधिकारी ने अधीक्षक के निर्देश दिए कि आम नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले और इमरजेंसी सेवा हर समय हॉल में उपलब्ध रहे। साथ ही सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है प्लस हमारे डीएम सर के भी जो डायरेक्शंस हैं, हमें जितनी भी हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे हैं, चाहे वो सीएचसी हो, चाहे वो एसडीएच हो, चाहे वो डीएच हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जो हमारा अभी संचालित होने वाला है, हम सभी फैसिलिटीज का निरीक्षण कर रहे हैं और उनमें जो भी हमारी फैसिलिटीज ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कहीं कोई लाक्यूना होगा या कोई ऐसी कमी होगी जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज से ठीक हो सकती है, या कोई ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पे अगर कोई डॉक्टर्स को कुछ समय के लिए यहाँ फिक्स कर दिया जाए, कुछ डेज फिक्स कर दिए जाए ताकि हम अपनी रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। उसी संदर्भ में हमारी आज विजिट हुई। काफ़ी सारे इश्यूज हमारे आज फ्लैग हुए हैं, चाहे वो टॉयलेट से लेकर हो, एएनसी पीएनसी वार्ड हमारा जो है और जो हमारा केयर जहाँ पे कंगारू केयर जो हम देते हैं उसमें हमारे एसीज लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें ऑल वेदर एसी लगेगा ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रॉपर यहाँ पे एक अच्छा अनुकूल वातावरण मिल सके। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।